छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन है प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। भारतेंदु पंत, वर्मा या निराला, कबीर, मीरा, सूर रसकान, दिनकर, बच्चन, महादेवी या प्रसाद। तो दोस्तों जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, वह हैं प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और पंत, महादेवी और निराला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। छायावाद का अंत किस काल से माना जाता है? तो ऑप्शन है प्रगतिवाद, भक्तिकाल या रीतिकाल या प्रयोगवाद। तो छायावाद का जो अंत माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है प्रगतिवाद को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों आज हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग छायावाद युग पर चर्चा करेंगे और साथ ही इसका गद्य साहित्य और जो है इस पर व्याख्यान तथा साथ ही साथ एमसीक्यू के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखते रहिएगा। हमें लगातार क्लासेस, हमारे हिंदी की क्लासेस आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो छायावादी युग की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले इसकी व्याख्या पढ़ेंगे कि छायावादी युग कब से प्रारंभ हुआ, कब से अंत हुआ, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इस पर थोड़ा अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर इस पर रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों जो छायावाद के परिचय की अगर हम बात करें तो छायावाद को हिंदी साहित्य काल विभाजन के करते समय जो है छायावाद 1918 से 1937 ईस्वी तक के समय को छायावाद के युग के नाम से जाना जाता है। 1918 से लेके 1937 तक का समय, और इसे हिंदी का स्वर्ण युग या रोमांटिक युग भी कहा जाता है। तो छायावादी युग जो है ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग और रोमांटिक युग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब इस युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं दोस्तों? तो इस युग की प्रमुख विशेषताएं हैं व्यक्तिवाद, यानी कि कवि ने अपनी भावनाओं, अनुभूतियों और संवेदनाओं को काव्य में व्यक्त किया गया है। तो कवि की जो भावनाएं हैं यानी कि विचार हैं, उनकी जो अनुभूतियां हैं और जो संवेदनाएं हैं समाज के प्रति, उसको काव्य में व्यक्त किया गया है। तो सबसे पहली विशेषता है कि व्यक्तिवाद का यहाँ पर परिचय मिला हुआ है, और साथ ही दोस्तों इसमें प्रेम, प्रकृति के प्रति जो प्रेम है दोस्तों वो भी दर्शाया गया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को माता, पिता, प्रेयसी और सौंदर्य के रूप में चित्रित किया है। यानी कि इस युग के कवियों ने क्या किया कि जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको माता, मित्र, प्रेयसी या सौंदर्य के रूप में चित्रित किया है। और साथ ही इसको जो है रोमांटिकता के रूप में भी, जैसे स्वप्न है, कल्पना है, प्रेम है और सौंदर्यानुभूति की प्रधानता का परिचय इसके अंतर्गत दिया है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसे स्वर्ण युग या रोमांटिक युग भी कहा जाता है। तो कौन सा युग जो है स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है या रोमांटिक युग के रूप नाम से जाना जाता है, वह है आपका छायावादी युग। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इस युग में दोस्तों राष्ट्र भावना से ओतप्रोत ये युग रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो कवियों ने देशभक्ति के गीत लिखे थे, इसलिए इस समय जो है क्योंकि भारत परतंत्रता की बेड़ियों को झेल रहा था, और उस समय जो कवियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो देशभक्ति के गाने लिखे थे, जो गीत लिखे थे, तो वो काफ़ी पॉपुलर हुए थे। यानी कि उनसे जो देशभक्त थे उनके अंदर एक एनर्जी आती थी, और उसी एनर्जी के बल पे उन्होंने अंग्रेज़ों के को जो है भारत से बाहर किया था, ठीक है। तो राष्ट्र भावना विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था।
क्योंकि राष्ट्र के प्रति समर्पण की स्थिति में उस समय जो है सबने अपने-अपने ओर से कहीं न कहीं देशभक्ति का रोल प्ले किया था, जिसमें उस समय के छायावाद के कवियों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत गाने लिखे थे, गीत लिखे थे, तो वो गीत जो हैं दोस्तों राष्ट्र के प्रति एक समर्पित थे। तो कहीं न कहीं उनका विशेष योगदान इसमें रहा है। इसके अलावा आध्यात्मवाद से संबंधित यानी कि मनुष्य और ईश्वर के संबंध को महत्व मिला है, जिससे समाज में जो कुरीतियों से जो है निजात मिली थी और कहीं न कहीं जो है देशभक्ति और भारत के प्रति जो राष्ट्र भावना, आध्यात्मवाद का विकास हुआ था। आध्यात्मवाद के साथ-साथ दोस्तों सौंदर्य बोध का भी इसमें परिचय हुआ है, क्योंकि जो प्रकृति की जो सुंदरता है और मानव सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदरता जो मानव सौंदर्य का इसमें गहन चित्रण किया गया है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो है प्रमुख कवि और रचनाएँ इस काल के कौन-कौन हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। छायावादी युग के जो प्रमुख कवि और रचनाएँ हैं दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं और इनकी सबसे बेस्ट जो रचना है वो है कामायनी। इसके अलावा दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इन्हें छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये 4 स्तंभ हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना में है और सुमित्रानंद पंत ने पल्लव और गुंजन 2 रचनाओं का यहाँ पर किया था, 2 रचनाएँ की थी। इसके अलावा महादेवी वर्मा की जो रचना है दोस्तों यामा, काफ़ी प्रसिद्ध ये रचना है। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी की जो रचना है परिमल और अनामिका। इसलिए इन चारों को दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी हो गई, सुमित्रानंद पंत की पल्लव और गुंजन है, महादेवी वर्मा की यामा हो गई और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल या अनामिका। तो ये दोस्तों इन उस समय की प्रमुख रचनाएं हैं छायावाद के कवियों की और इन चारों को छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज़ पर, क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से भी अच्छी खासी तैयारी होती है। तो छायावाद को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन है आदर्शवाद या रोमांटिक युग, नवजागरण युग, प्रगति युग। तो ऑब्वियसली आपको पता चल ही गया होगा कि छायावाद को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों स्वर्ण युग या रोमांटिक युग के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है व्यक्तिवाद, प्रगतिवाद, यथार्थवाद या संस्कृतिवाद। तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषता होती है दोस्तों वह है व्यक्तिवाद, क्योंकि इस समय व्यक्तिवाद को महत्व मिला था। तो यही छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। व्यक्तिवाद जो है छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक जानी जाती है। अगला है दोस्तों कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो कामायनी जो महाकाव्य है दोस्तों इसका रचयिता कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला या जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी जो महाकाव्य है इसके रचयिता कौन है दोस्तों? ये हैं जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यामा किसकी रचना है? तो यामा किसकी रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, निराला, पंत या प्रसाद। तो यामा जो रचना है दोस्तों किसकी है? महादेवी वर्मा की। और महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद ये दोस्तों इस काल के प्रमुख 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं? तो यहाँ पर हमने इस पर चर्चा कर भी ली है कि छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं कौन से हैं।
ऑप्शन दिया है भारतेंदु पंत वर्मा निराला, बिल्कुल गलत है। प्रसाद पंत वर्मा निराला, ये जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है। और पंत और इसके अलावा वर्मा, महादेव वर्मा और निराला, ठीक है। ये 4 दोस्तों यहाँ पर छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमित्रानंद पंथ को किस नाम से जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंथ को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है कविता की सरस्वती, छायावाद के रोमांटिक कवि, प्रगतिवाद के जनक या कविता के महर्षि। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि सुमित्रानंदन पंथ को कविता के महर्षि के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिमल और अनामिका के रचयिता कौन हैं? परिमल और अनामिका किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? ऑप्शन है निराला, प्रसाद, पंत या महादेवी वर्मा। तो परिमल और अनामिका जो रचयिता कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि जो परिमल और अनामिका जो रचनाएं हैं दोस्तों वह हैं निराला की ये रचनाएं हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम है दोस्तों, परिमल किसकी रचना है? तो यहाँ पर सिंगल पूछा गया है कि परिमल किसकी रचना है। ऑप्शन है पंत, निराला, प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों परिमल जो रचना है वो है निराला की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महादेवी वर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि महादेवी वर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है। ऑप्शन है कविता की सरस्वती, कविता की महर्षि, आधुनिक युग की मीरा या गीतों की शिल्पकार। तो महादेवी वर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है आधुनिक युग की मीरा के तौर पे इन्हें जाना जाता है महादेवी वर्मा को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक युग का गेटे किसे कहा गया है? तो दोस्तों आधुनिक युग के गेटे किसे कहा गया है दोस्तों? ऑप्शन है प्रसाद, निराला, पंत या दिनकर। तो ये कहा गया है दोस्तों जयशंकर प्रसाद को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इस क्वेश्चन को भी आप नोट जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, काव्य की सरस्वती उपाधि किसे दी गई है? तो काव्य की सरस्वती के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पंत, महादेवी वर्मा, निराला या प्रसाद। तो काव्य की सरस्वती की जो उपाधि मिली है दोस्तों वो मिली है महादेवी वर्मा को। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो छायावादी जो कवि हैं दोस्तों, इन ये 4 जो स्तंभ हैं इनको जो है अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा को काव्य की सरस्वती की उपाधि दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो गीतांजलि जो रचना है दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या निराला। तो जो गीतांजलि का जो हिंदी अनुवाद किया गया था दोस्तों वो निराला के द्वारा किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निराला ने जो है गीतांजलि का अनुवाद किसमें किया था? तो ऑप्शन रहेगा हिंदी। या गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन हो जाएगा निराला। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, छायावाद का उदय किन कारणों से हुआ है? तो छायावाद का उदय किन कारणों से हुआ? ऑप्शन है स्वतंत्रता आंदोलन और जागरूकता, अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव, कवियों का व्यक्तित्व और आत्मानुभूति या उपयुक्त सभी। तो छायावाद का जो उदय हुआ था दोस्तों वो हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन और जागरूकता भी इसमें आवश्यक था। और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव भी हो रहा था। और कवियों का व्यक्तित्व और आत्मानुभूति जो थी इस कारण से छायावाद का उदय हुआ था। तो उपयुक्त सभी कारण इसके अंतर्गत
रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव बढ़ने लग गया था, जिस कारण से छायावादी इन कवियों ने अपने भक्ति भाव से ओत-प्रोत जब कवियों का कविताएँ गाई, प्रकृति के प्रेम से जो है संतुलित गाने गाए थे, तो इससे जो है समाज पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा था, जिसे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने में सहायता मिली थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुंजन किसकी कृति है? तो गुंजन किसकी रचना है? ऑप्शन है पंत प्रसाद निराला या महादेवी वर्मा की। तो गुंजन जो रचना है, कृति है, वो है दोस्तों पंत की। किसकी रचना है? पंत की रचना है दोस्तों गुंजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंदवर्धन और ध्वन्यालोक का प्रभाव किस युग पर पड़ा? तो आनंदवर्धन और ध्वन्यालोक का प्रभाव किस युग पर पड़ा? ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, छायावाद या आधुनिक काल। तो आनंदवर्धन और ध्वन्यालोक का जो प्रभाव पड़ा था दोस्तों, वो पड़ा था छायावाद पर। तो छायावाद पर जो है आनंदवर्धन और ध्वन्यालोक का प्रभाव पड़ा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता के महर्षि किसे कहा गया है? तो कविता के महर्षि के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है निराला, पंत प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों जो कविता के महर्षि के रूप में जाना जाता है, वो जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। किन्हें? सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों कविता के महर्षि के रूप में जाना जाता है। तो ये सब कवियों के उपनाम हैं दोस्तों, इनको आप ज़रूर नोट कर लें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कविता के महर्षि के तौर पर जाना जाता है पंत को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनामिका किसकी रचना है? अनामिका किसकी रचना है? ऑप्शन है निराला, पंत प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो अनामिका किसकी रचना है दोस्तों? यह है निराला की रचना है अनामिका। ठीक है, तो निराला की रचना है अनामिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप भी अपने आप को इन एमसीक्यू क्वेश्चन पर अपने आप को टेस्ट कीजिएगा, और ये भी सोचिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण किसने किया? तो छायावादी जो कवि थे, इनमें नारी सौंदर्य का चित्रण किस कवि ने सबसे अधिक किया है? ऑप्शन है पंत प्रसाद निराला या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों ये कार्य क्या है, सुमित्रा नंदन पंत ने। सुमित्रा नंदन पंत जो छायावादी कवि थे, उन्होंने नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण अपने रचनाओं के अंतर्गत किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कामायनी का प्रमुख नायक कौन है? तो कामायनी जो रचना है, इसका प्रमुख नायक कौन है? ऑप्शन है ईड़ा, मनु, श्रद्धा या विवेक। तो कामायनी जो नाटक है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है, इसका जो प्रमुख नायक है दोस्तों, वह है मनु। ठीक है, श्रद्धा और मनु की कहानी है इसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा दोस्तों। तो कामायनी के जो प्रमुख नायक हैं, वह हैं मनु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छायावाद का अंत किस काल से माना जाता है? तो छायावाद का अंत किस काल को माना जाता है? तो ऑप्शन है प्रगतिवाद, भक्ति काल, रीति काल या प्रयोगवाद। तो दोस्तों यहाँ पर छायावाद का जब अंत हुआ था, तो उस काल को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छायावाद को अंग्रेजी साहित्य के किस आंदोलन से प्रभावित माना जाता है? तो छायावाद को अंग्रेजी साहित्य के किस आंदोलन से प्रभावित माना जाता है? तो ऑप्शन है क्लासिसिज्म, रोमांटिकवाद, रियलिज्म या ह्यूमनिज्म। तो अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत जो आंदोलन से प्रभावित माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है रोमांटिकवाद से। ठीक है, तो रोमांटिकवाद को अंग्रेजी साहित्य के आंदोलन से प्रभावित माना जाता है, छायावाद को। ठीक है, और रोमांटिकवाद का इसमें विशेष रोल रहा है, इसलिए छायावाद को दोस्तों रोमांटिकवाद या स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया है? तो आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया? ऑप्शन है पंत प्रसाद निराला या महादेवी वर्मा। तो आधुनिक युग का तुलसी के नाम से जाना जाता है दोस्तों निराला को।
निराला को हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक युग का तुलसी के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, छायावादी कवियों की काव्य भाषा मुख्य रूप से कैसी रही है? तो छायावाद के जो कवि हैं उनकी काव्य भाषा मुख्य रूप से कैसी रही है? ऑप्शन है उर्दू प्रधान, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, या अवधी प्रधान, या भोजपुरी प्रधान। तो छायावादी जो कवि हैं दोस्तों उनकी काव्य भाषा जो मुख्य रूप से रही है वो रही है दोस्तों संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली। ठीक है, तो छायावादी कवियों ने जो काव्य भाषा का यूज़ किया है वो है संस्कृत निष्ठ रही है और खड़ी बोली काव्य भाषा का यूज़ किया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, छायावाद के कवियों में सर्वाधिक आध्यात्म की अनुभूति किसमें मिली है? तो छायावाद के जो कवि हैं उनमें सबसे ज़्यादा अध्यात्मवाद का जो अनुभूति मिली है, ऑप्शन है पंत, महादेव वर्मा, निराला या प्रसाद। तो इन कवियों में सबसे ज़्यादा आध्यात्मवाद का जो परिचय दिया है दोस्तों वो दिया है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाओं में दोस्तों सबसे अधिक आध्यात्मवाद का यहाँ पर परिचय मिला है, जबकि पंत ने जो है महिलाओं की स्थिति को ज़्यादा प्रदर्शित किया है, और साथ ही अलग-अलग कवियों ने अलग-अलग अपना रोल प्ले किया है, इसलिए इनको जो है चार स्तंभ के रूप में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छायावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैनेजर पांडे, या नंद दुलारे वाजपेयी। तो दोस्तों छायावाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का क्रेडिट जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन है प्रसाद, निराला, प्रेमचंद या पंत। तो हंस जो पत्रिका है इसका संपादन करने वाले जो व्यक्ति हैं कौन है दोस्तों? वो हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद की रचना है दोस्तों, पत्रिका है हंस। तो हंस का संपादन इन्होंने किया था, प्रेमचंद ने। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, महादेवी वर्मा की गद्य रचना कौन सी है इनमें से? तो महादेवी वर्मा की गद्य रचना कौन सी है ये बताना है। स्मृति रेखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, या पल्लव, या अनामिका। तो महादेवी वर्मा की जो गद्य रचना है दोस्तों वह है श्रृंखला की कड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये महादेवी वर्मा की गद्य रचना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, इसलिए इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो अंधायुग, चंद्रयुग, अशोक, या भारत दर्शन। तो जो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों वह है चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक के रूप में जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सुमित्रानंद पंत ने पर किस दार्शनिक का प्रभाव सर्वाधिक था? तो सुमित्रानंद पंत पर जो सबसे अधिक किस दार्शनिक का प्रभाव था दोस्तों? ऑप्शन है मार्क्स, गांधी, अरविंद घोष, या विवेकानंद। तो सुमित्रानंद पंत पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था दोस्तों अरविंद घोष। ठीक है, तो जो दार्शनिक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था अरविंद घोष का। सुमित्रानंद पंत को काफ़ी प्रभावित किया था इनके इनके इन्होंने। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, बेला, संध्या और गुंजन किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों ये तीनों एक ही कवि की रचनाएं हैं, बेला, संध्या और गुंजन। तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत या निराला। इनमें से एक दोस्तों गुंजन जो है पहले भी हमारे क्वेश्चन में आ चुका है, तो आप इसके आधार पर समझ सकते हैं कि किसकी रचना है। तो दोस्तों बेला, संध्या और जो गुंजन है ये तीनों रचनाएं दोस्तों ये हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास।
आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमारे द्वारा प्रत्येक क्लास के अंतर्गत आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साथ ही व्याख्या के साथ यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको प्रिपरेशन को मजबूत किया जा रहा है। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, आप लगातार क्लासेज और अपने क्वेरीज़ के लिए हमारे चैनल की जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए हमने बहुत ही छोटी यहाँ पर राशि रखी है। ठीक है, और हमारे ज्वाइन सेक्शन में आप जाकर जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको गुड, वेरी गुड एंड एक्सलेंट करके 3 प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहें उनमें से जो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको अन्य प्रकार की आपकी क्वेरीज भी यहाँ पर पूरी की जा सकती हैं। तो आप ज़रूर हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, और साथ ही जो अभ्यर्थी नए हैं वो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको लगातार क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। साथ ही प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं हमारी लगातार क्लासेस आई हुई हैं, आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपके प्रिपरेशन को मजबूती मिलेगी। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।